हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वहीं से कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द टू स्टेज, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज drawn in and expiration by which the alveolar air is released out। ठीक है। The movement of the air into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere। ठीक, जो मूवमेंट है एयर का जो लंग्स के आउट या फिर इन होता है वो हमारे एक प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होता है जो हमारा लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है। Inspiration can occur if the pressure within the lungs, intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. That is, there is a negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure। ठीक है। तो जो इंस्पायरेशन है वो हमारा कब होता है, जब हमारा लंग्स का इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है वो लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसे हम नेगेटिव प्रेशर भी बोलते हैं with respect to the atmospheric pressure। Similarly, expiration take place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure। ठीक है। The diaphragm and a specialized set of the muscle, external and internal intercostal muscle। कौन सी होती है specialized set of the muscle? External and the internal intercostal muscle between the ribs help in the generation of such gradient। ये जो gradient है ये हमारा किससे मेंटेन होता है? एक तो डायफ्राम से और एक स्पेशलाइज सेट ऑफ द मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है। अब इंस्पायरेशन जो है, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि थोरेसिक चैम्बर का जो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और हमारा थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है इन द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। कौन से में होता है? इन द, ये क्वेश्चन आता है हमेशा कि कौन से एक्सिस में, तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में होता है। ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स एंड sternum causing an increase in the volume of the thoracic chamber। तो ये क्या ऐसा होता है हमारा डोर्सोवेंट्रली एक्सिस में। The overall increase in the thoracic volume causes similar increase in the pulmonary volume, and increase in the pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure, मतलब कि लंग्स के अंदर का प्रेशर, टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड मूव इनटू द लंग्स। तो जैसे ही हमारा क्या कहते हैं जो प्रेशर है हमारा अंदर का वो हमारा डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर। तो उससे क्या होता है कि जो बाहर की जो एयर एटमॉस्फेयर की वो हमारी ड्रॉन होती है इनटू, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। जब डायफ्राम पहले कॉन्टैक्ट होता अब रिलैक्स होएगा। देखो ये डायफ्राम पहले कॉन्टैक्ट होता फिर वॉल्यूम ऑफ द थोरस इंक्रीज हुआ था और रिब्स एंड स्टर्नम जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और जो रिब्स हमारे राइज हुए थे जो स्टर्नम हमारा, तो उससे क्या होता है कि फिर जो एयर है तो एयर हमारी एंटर कर गई थी लंग्स में। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द intercostal muscle। Relaxation return the diaphragm and the sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume। ठीक है। This lead to an increase in the intrapulmonary pressure। पहले प्रेशर डिक्रीज हुआ था अब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। Slightly above the atmospheric pressure causing the expulsion of the air from the lungs, that is expiration। ठीक है। तो इंस्पायरेशन के मैकेनिज्म क्या है और एक्सपायरेशन की क्या मैकेनिज्म वो अच्छे से तुमने समझ लिए। जैसे थ्रू डायग्राम अगर बात करते हैं तो रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन और डायफ्राम रिलैक्स हो गया इस तरह से।
तो एन आर्क अपवर्ड, कि इसमें आर्क अपवर्ड होती है जब रिलैक्स होता है। वॉल्यूम ऑफ द थोड़ा डिक्रीज हो गया वॉल्यूम, तो जो एयर है वो हमारी एक्सपेल्ड हो गई। ठीक है। वी हैव द एबिलिटी टू increase the strength of the inspiration and expiration with the help of the additional muscle in the abdomen। तो अगर हमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो एबिलिटी है वो हमारी डिक्रीज या इंक्रीज करनी है, उसके लिए हमारी क्या होता है, हमारे पास एडिशनल मसल होती है, एब्डोमिनल मसल होती है बोलते हैं उन्हें। ठीक है। ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम पर मिनट। कितनी टाइम? 12 to 16 टाइम पर मिनट। द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग ए स्पायरोमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग के द्वारा जो हमारा इन्वॉल्व होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम उसे एस्टिमेट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं स्पायरोमीटर। जो स्पायरोमीटर है हमारा हेल्प इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन। तो जो वॉल्यूम हम उससे नापते हैं स्पायरोमीटर से, तो उसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन में। ठीक है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड द कैपेसिटीज़ के बारे में। सबसे पहला हमारा है टाइडल वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद इसकी जो कॉम्बिनेशन से जो कैपेसिटीज़ बनती है उसके बारे में देखेंगे। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड ऑफ द एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है उसमें जो हम कितनी जो एयर है वो कितनी इंस्पायर करते हैं, कितने एक्सपायर करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। It is approximately 500 ml. That is, a healthy man can inspire or expire approximately 600 to the 800 6,000 to the 8,000 ml of the air per minute। तो ठीक है, अगर तुम देखो 500 अगर पर 500 ml कितना बार एक बार में, और हम कितनी बार सांस लेते हैं, 12 से 16 बार। ठीक है। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6,000 से 8,000 इसकी रेंज आ जाएगी। हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। इसे बोलते हैं IRV बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एडिशनल वॉल्यूम द एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय द फोर्सफुली इंस्पायरेशन। तुम टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल इंस्पायरेशन करते हो उतना कर चुके हो, उसके बाद फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हो, जितना वॉल्यूम कर सकते हो उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हमारा कितना होता है, 2500 से 3000 ml तक होता है। अब बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में, ERV। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुली एक्सपायरेशन। जब हम एयर एक बार हम एक्सपायर कर चुके हैं, नॉर्मली जो टाइडल वॉल्यूम होता है, उसके बाद जो एडिशनल हम वॉल्यूम जो एक्सपायर कर सकते हैं फोर्सफुली, तो हम उसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। ये हमारा एवरेज होता है लगभग 1000 से 1100 ml तक। ठीक। अब बात करते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में। द वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन। फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी हमारे जो लंग्स है आपस में कोलैप्स नहीं करते हैं, तभी उनके अंदर कुछ ना कुछ एयर रहती है, तो उसी हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ये हमारा एवरेज होता है 1100 ml से लेकर 1200 ml तक होता है भाई। ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे सारे खत्म हो चुके हैं। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं कैपेसिटीज के ऊपर। बाय एडिंग ए फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव, one can derive various pulmonary capacities which can be used in the clinical diagnosis। ठीक है। सबसे पहली हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक पर्सन कोई भी कितना एक्सपायर कर सकता है, आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना हमारा एक कोई पर्सन इंस्पायर कर सकता है, हम उसे क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी उसकी भी। दिस इंक्लूड द टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मली करते हैं, एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम फोर्सफुली करते हैं, तो TV प्लस IRV। ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में। टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। एक नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद एक
पर्सन कोई भी कितना एक्सपायर करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कर सकता है। मतलब दिस इंक्लूड द टाइडल वॉल्यूम, जो हम नॉर्मली एक्सपायर करते हैं, जितना हम टाइडल वॉल्यूम, एक होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो फोर्सफुली करते हैं, तो टीवी प्लस ERV। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन हमारा वही होता टाइडल वॉल्यूम वाला। तो दिस इंक्लूड ERV प्लस RV, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, दोनों को ऐड करके हमारा क्या आता है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, जो हमारा नॉर्मली होता है। वाइटल कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, ए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन, फोर्स एक्सपायरेशन करने के बाद हमारा कोई भी पर्सन कितना ब्रीथ कर सकता है, हम उसे क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। दिस इंक्लूड्स हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और मैक्सिमम वॉल्यूम, या फिर बोल सकते हैं द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन। ठीक, टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर एकोमोडेटेड इन द लंग एट द एंड ऑफ द फोर्स इंस्पायरेशन। जब हम फोर्स इंस्पायरेशन करते हैं उसमें हमारा कितनी हम एयर एकोमोडेट कर सकते हैं, अपने अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं, उसके बारे में। तो दिस इंक्लूड द रेसिडुअल वॉल्यूम, वो तो रहेगा ही, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, या हम इसे बोल सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्सट वीडियो में, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय।